नरेंद्र मोदी की वसूली सरकार ने पैसे वसूलने का एक और नया तरीका खोज निकाला है। खबर है कि मोदी सरकार जल्द ही किसानों को खेती के लिए दिए जाने वाले पानी पर टैक्स लगाने वाली है। नरेंद्र मोदी ने वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, लेकिन किसानों की आय घट गई। मोदी सरकार पहले ही खाद, बीज और कृषि उपकरणों पर जमकर टैक्स वसूल रही है, जिससे खेती बहुत महंगी हो गई है। अब सिंचाई के पानी पर टैक्स लगाने से किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। पहले ही किसान कर्ज तले दबे हुए हैं। हर दिन आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता है। उनको बस वसूली करनी है और अपने पूंजीपति मित्रों की तिजोरियां भरनी है। मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था और उस वीडियो अपलोड होते ही मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, बचपन में हम लोग की दादी और नानी कहानियाँ सुनाया करती थी कि एक राजा हुआ करता था या ज़मींदार हुआ करता था जो देश की, जो उनके राज्य की रियाया होती, प्रजा होती थी, उन पे काफ़ी जुल्म करता था। गरीब आदमी की सुनने की कोई कोशिश नहीं थी। थोड़ा बहुत जिस तरीके से सांस ले सकते थे उस समय लोग, उसी तरीके से आज के माहौल में भी ऐसा ही लग रहा है। उस समय भी राजा अपनी कमजोरी या अपनी बुराई सुनने में अपना अपमान समझता था। आज भी वही स्थिति है कि कोई भी अगर सरकार के विरोध में कोई सच बात या सही बात कहने की कोशिश करता है तो जो सरकार का तंत्र होता है, सरकार की जो जांच एजेंसियां होती हैं, वो एक तरीके से उस व्यक्ति के पीछे पड़ जाती हैं। आज ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जिसने भी सरकार की कार्यप्रणाली पे उंगलियां उठाई या सरकार से सवाल पूछे, उस पे पुलिस की जांच एजेंसियां होने के साथ साथ उसके ऊपर कई एजेंसी जैसे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के लोग छापा मारने लगते हैं। ये न केवल पत्रकारों के ऊपर हो रहा है, बल्कि जो भी कोई अगर कलाकार है, सरकार से सवाल करता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ में अपनी बात कहता है, तो उसको लेकर सरकार अपना अपमान समझती है। यानी सत्ताधारी दल उसको बदनाम करने के लिए सारे एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं। जैसे कि अब आपको बता दें, ऐसे में ही कुछ लोग जननायक के रूप में उभरते हैं। जैसे कि 2016 में जिस तरीके से कन्हैया कुमार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक कार्यकर्ताओं ने और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से कन्हैया कुमार को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की, उसको लेकर पूरे देश और दुनिया में कन्हैया कुमार हीरो बन गए। कन्हैया कुमार 10 साल के अंदर एक पार्टी के बहुत ही करीब पहुंच गए। कन्हैया कुमार इस समय राहुल गांधी के बहुत करीबी माने जाते हैं। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने जिस किसी को टारगेट करने की कोशिश की, वो रातों रात स्टार बन जाता है, नेता बन जाता है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए तो आपको नेहा सिंह राठौर की बात बताते हैं। नेहा सिंह राठौर एक लोक गायिका के रूप में थी। उन्होंने कुछ सवाल किए अपने गानों के बदौलत, उसको लेकर सरकार बड़ी नाराज़ हो गई। उनको लगा कि ये अदना सी गायिका हमारे खिलाफ में कैसे आवाज़ उठा सकती। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और उसका आईटी सेल और इसके साथ ही पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसको परेशान करने की कोशिश की, उनको पूरी तरीके से घुटनों पे लाने की कोशिश की। लेकिन हिम्मत और दाद देनी चाहिए उस लड़की की, जिसने कि नेहा सिंह राठौर ने अपने गानों को बाकायदा और तेज कर दिया। यानी काबा, यूपी में काबा को लेकर जिस तरीके से उन्होंने शोहरत हासिल की, फिर उन्होंने यूपी के साथ साथ बिहार में भी ऐसा ही
गाना गाया। इसके अलावा फिर एमपी में भी इस तरीके से उन पे ये आरोप भी लगा वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सरकारों पर आक्षेप करती है। लेकिन ये बात तो तय है कि जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर और कन्हैया कुमार को भारतीय जनता पार्टी और सरकारों ने उसको हीरो बना दिया, उसी तरीके से एक पत्रकार मोहम्मद जुबैर जो कि फैक्ट चेकर भी है, आर्ट न्यूज़ का प्रमुख संस्थापकों में माना जाता है, उसको लेकर एक 30-40 साल पुरानी एक फिल्म को लेकर उसके ऊपर केस दर्ज होते हैं। यूपी में कई जगह केस दर्ज होते हैं। आखिरकार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। ये समझ लीजिए कि देश की सरकार और सत्ताधारी दल अब इस कंडीशन में आ गया है कि उसको अपनी बुराई सुहाती नहीं है। उसको लगता है कि कोई हमारी बुराई कर दे, ये कैसे सहन किया जा सकता है। अब वो ये समझाने में लगे हुए हैं कि देश का मतलब भारतीय जनता पार्टी और भगवान का मतलब है नरेंद्र मोदी। मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में एसआईआर के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। और उस वीडियो अपलोड होते ही मेरे यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी। वर्तमान में ताज़ा मामला अजीत अंजुम को लेकर है। अजीत अंजुम एक नामी गिरामी पत्रकार हैं, देश के कई बड़े चैनलों में अच्छी हैसियत पे काम कर चुके हैं। हाल में ही उन्होंने बिहार में जो चुनाव आयोग का अभियान चल रहा है, मतलब एसआईआर, जिसके जरिए जो वोटर लिस्ट का सघन जांच कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने अपने हाल में एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई, ऐसा वीडियो दिखाया जिससे कि सरकार की चूल्हे हिल गई। सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग को भी लगा कि कोई उनकी पोल खोलने में लगा है। ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही। केंद्र सरकार डायरेक्ट खुल के तो नहीं आ रही और न चुनाव आयोग आ रहा है। उन्होंने जिस तरीके से बेगूसराय की घटना को लेकर जिस तरीके से अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कितनी धांधलियां चल रही हैं, लोग बीएलओ जाते ही नहीं हैं और अपने जहां एक जगह इकट्ठा होकर सबको वहां बुलाते हैं। इतना ही नहीं, कोई रिसीविंग नहीं दी जा रही है, जबकि इस डीएम और चुनाव आयोग का आदेश है कि हर किसी को दो प्रतियों में फॉर्म जमा होगा, एक प्रति वोटर को दी जाएगी, लेकिन कोई भी बीएलओ ऐसा कर नहीं रहा है। कोई भी का मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं, जिसको लेकर जब अजीत अंजुम ने ये सब दिखाया तो खलबली मच गई। पूरे देश में लोग ये कहने लगे कि ऐसा किया जा रहा है कि धांधली चल रही, बीएलओ कहीं जाते नहीं हैं और ये प्रचार खूब तरीके से किया जा रहा है कि बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांट रहे हैं, सबको रिसीविंग दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक आदमी का, एक बीएलओ का तो वीडियो ही वायरल हो गया। उसमें ये था कि वो एक व्यक्ति से 50 रुपये ऑनलाइन करने का पैसा मांग रहे थे। इस बात को लेकर भी पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में ये साफ पता चल गया कि चुनाव आयोग की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछे? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम? नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे, घर पे सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिलाध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? को आप रियायत दे सकते हैं, लेकिन गरीबों को क्यों नहीं? तो इस देश के गरीब जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक पैसा ये सरकार अपनी जेब से नहीं देती है,
इस देश की संपत्ति है जिसको वह देती है, लेकिन इस देश की संपत्ति को बनाने में उससे पहले की सरकार और आपकी पुरानी पीढ़ी ने जो खून पसीना लगाया उसको कौड़ियों के मोल कैसे दिया गया और इस देश के लिए इस सरकार ने क्यों कुछ भी नहीं खड़ा किया, यह भी चौंकाने वाली बात है। जरा कल्पना कीजिए कि इंदिरा गांधी के वक्त में 66 पीएसयू खुले, नेहरू के दौर में 35 पीएसयू खुले, राजीव गांधी के दौर में 18 पीएसयू खुले, मनमोहन सिंह के दौर में 23 पीएसयू खुले, पीवी नरसिम्हा राव के दौर में लगभग 16 पीएसयू खुले, यहां तक कि सिर्फ 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन उस दौर में भी 4 पीएसयू खुले। तकरीबन 160 पीएसयू कांग्रेस के दौर में खुले, और उससे हटकर आइएगा मोरारजी देसाई जनता पार्टी 9 पीएसयू खुले, आई.के. गुजराल 3 पीएसयू खुले, देवगौड़ा 3 पीएसयू खुले, वीपी सिंह 2 पीएसयू खुले, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी 17 पीएसयू खुले थे। पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां जो खुलती हैं इस देश के भीतर में, जो सरकार चलाती है, सरकार नौकरियां देती है, सरकार उसके डिविडेंड का लाभ भी लेती है और उसके जरिए इस देश में प्रोडक्शन जनता के अनुकूल होता है, सब तहस नहस हुआ। मोदी काल में एक भी पीएसयू नहीं खुला। क्या कोई व्हाइट पेपर लाएगा? और अगर नहीं लाएगा तो एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश के भीतर में एक दिन प्रधानमंत्री सतना में बोलते हैं कि रेवड़ियां कौन बांट रहा है, और जब वो उस परिस्थिति को उनको रिपोर्ट निकल कर आती है 23 अक्टूबर को उनके पास कि रेवड़ियां बांटनों से ही और बांटी जो जा रही है और जो ऐलान हो रहा है उससे उनकी जीत अब मुश्किल हो गई है, विपक्ष उस रूप में निकल कर आ गया है, तब वो समझ जाते हैं कि दरअसल रेवड़ी नहीं कहिए, ये गरीबों के हक का जिक्र हो रहा है। और गरीबों के हक का जब जिक्र हो रहा है तो एक झटके में 10 दिन के बाद वही प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में पहुंचकर कहते हैं अब 5 किलो फ्री का अनाज बंद नहीं होगा, आपको मिलते रहेगा 2028 तक, यानी 2029 के चुनाव में जब हम जाएंगे उस समय ये 5 किलो को 25 किलो कर दें या क्या कर दें, इसकी एवज में भूल जाइए। यह स्थिति इस देश के भीतर में है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का जिक्र बिना कैबिनेट की बैठक, बिना बजट एलोकेशन, उन सब के बावजूद एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर है। मानहानि के मुकदमे में जिस तरीके से निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, गुजरात के हाई कोर्ट तक ने राहुल गांधी की 2 साल की सज़ा को बरकरार रखा, ये तो सबको मालूम है कि जनप्रतिनिधि नियम के तहत यदि किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल की सज़ा होती है, जो कि अधिकतम होती है तो उसकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाती है। इस साजिश को भी समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से राहुल गांधी को संसद में ना जाने दिया जाए, इसके लिए उन्होंने इस तरीके की एक साजिश रची और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राहुल गांधी की सदस्यता को पुनः बरकरार जारी किया और ये बात तो समझ में आ गई कि किस तरीके से निचली कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जिस तरीके से आचरण जजों ने किया उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ये मामला इतना गंभीर ना होते हुए भी जजों ने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए और देश के गृह मंत्री जी ने साफ कह दिया कि यह एक दुर्घटना थी और इसे नहीं रोका जा सकता था। बात खत्म, पैसा हजम। सही बात है, हादसे नहीं रोके जा सकते, मणिपुर नहीं बच सकता, पहलगाम हमला नहीं रोका जा सकता, भगदड़ नहीं रुक सकती, सिर्फ विधायक खरीदे जा सकते हैं, सरकार गिराई जा सकती है, ईवीएम हैक की जा सकती है, चुनावी रैली की जा सकती है और सिंदूर बांटा जा सकता है ना? आखिर सरकार का काम क्या है भाई? दंगे नहीं रुक सकते, आतंकवादी पकड़ नहीं सकते, शिक्षा व्यवस्था तबाह है, स्वास्थ्य सुविधाओं से मतलब ही नहीं है, बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, रुपया धूल चाट रहा है, बेरोजगार धूल फांक रहा है। फिर सरकार का काम क्या है? अमेरिका से ऑर्डर लेना या आईपीएल क्रिकेट करवाना या सट्टेबाजी करवाकर देश भर को जुआरी बनाना? मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी ब्रिजभूषण के साथ?
जीवन बिता पाएंगी उसके साथ?